प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। वहाँ पे मरने के लिए जाए, वहाँ पे मतलब अभी अगर हम वंदना गुप्ता के खिलाफ हम बोल रहे हैं ना, तो हम जाएंगे तो हमें जान से मार देगी। हसीना को फांसी लगा दिया गया था, काम के बहाने दूसरी जगह पे भेजते हैं। बहुत लोग आते हैं वहाँ पे है जो सुंदर लड़की रहेगी तो मैडम की प्यारी है। इस कांड के उजागर होते ही सरकार जो है वो लीपापोती के मूड में आ गई है। इतना बड़ा स्कैंडल है कि बिहार सरकार के माननीय मंत्रियों के पास लड़कियों की सप्लाई होती है। इस मामले में भी बड़े बड़े शुरमा, बड़े बड़े सफेद पोश लोग जेल की हवा खाएंगे। आपके पास यदि पैसे हैं, आपको कांटेक्ट है, तो जैसे पिज्जा आपके घर पर पहुंचाया जाता है, दारू आपके घर पर पहुंच जाएगी। मैं ऐसे भी पुलिस कर्मियों को जानता हूं, ऐसे भी अधिकारियों को जानता हूं जो शराबबंदी के दौरान मालामाल हो गए हैं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शक्तिलोचन। इस समय राजधानी पटना से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जो अभी सबसे चर्चित मामला सुर्खियों में है वो है गाय घाट का रिमांड होम विवाद। दरअसल इस पूरे मामले पे अभी लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। आज हम आप लोगों के बीच बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे अमिताभ कुमार दास जी के साथ हैं और उन्होंने अभी एक लेटर उनका काफी सुर्खियों में है जिसमें उन्होंने कई संगीन आरोप भी लगाए हैं। हम सीधे बात करेंगे पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे, चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे अमिताभ कुमार दास जी से। पूछते हैं क्या है ये पूरा मामला। सर, प्रभात खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू, नमस्ते। सर, ये अभी गाय घाट का रिमांड होम वाला जो मामला है सर, ये काफी चर्चे में है। इस पर आपकी पहली तो प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। नहीं, प्रतिक्रिया यही है कि बहुत बड़ा ये कांड है और इस कांड के उजागर होते ही सरकार जो है वो लीपापोती के मूड में आ गई है, लीपापोती की जा रही है। जिस फुर्ती से समाज कल्याण विभाग ने कह दिया कि कुछ नहीं हुआ है, उल्टे उस छोटी बच्ची पर सवाल उठाने लगे हैं। और मुझे तो यहाँ तक पता चला है कि इतना बड़ा स्कैंडल है कि बिहार सरकार के माननीय मंत्रियों के पास लड़कियों की सप्लाई होती है। ये बात आज मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय को लिखित में सूचित कर दी है। अब देखिए ये कितना बड़ा स्कैंडल है। और मुझे बताया गया कि जब वो पीड़िता को लेकर महिला कार्यकर्ता लोग पटना के डीएम से मिलने गई तो जिलाधिकारी ने उस पीड़िता से मुलाकात तक नहीं की। अब यदि पटना का जो डीएम है वो जदयू के कार्यकर्ता की तरह काम करने लगे, जनता दल यूनाइटेड के सक्रिय कार्यकर्ता की तरह काम करने लगे, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और एफआईआर अब तक नहीं हुआ। पहले ये मामला गांधी मैदान थाना पहुंचा। गांधी मैदान थाना के लोगों ने 45 मिनट बच्ची से बातचीत की और फिर कहा ये तो बहादुरपुर थाना का मामला है। बहादुरपुर थाना ने कहा कि ये तो महिला थाना का मामला है। तो जिसको बोलचाल की भाषा में फेंका फेंकी कहते हैं, वो फेंका फेंकी का खेल शुरू हो गया थानों के बीच में। इतना गंभीर मामला है और आप एक एफआईआर नहीं कर रहे जो रूटीन मैटर है, तो सोचिए कितनी शर्म की बात है। अब खुशी की बात यह है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है और इस बात पर भी नाराजगी प्रकट की है कि प्राथमिकी क्यों नहीं हो रही है। तो अब ये जो पूरा मामला है, अब मैं समझता हूं कि नीतीश सरकार के गले की हड्डी बन जाएगा। और जैसे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने जेल की हवा खाई थी, इस मामले में भी बड़े बड़े शुरमा, बड़े बड़े सफेद पोश लोग जेल की हवा खाएंगे। सर, आपने जो लेटर आपका अभी काफ़ी मीडिया में जो है वो वायरल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, उसमें आपने एक तरह से स्पष्ट किया है कि हमारे पास, हम पूरे दावे के साथ कह रहे हैं और हमारे पास इस चीज़ के पुख्ता। तो सर, मतलब इसमें यदि ऐसा कुछ जांच का जो दिशा अभी चल रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या फिर इसमें आगे किस तरह से जाँच चलनी चाहिए? देखिए, पहली बात है कि ये जाँच बिहार पुलिस की औकात के बाहर है, क्योंकि जब बड़े बड़े सत्ताधारी लोग ही अभियुक्त होंगे तो आप जानते हैं कि पुलिस पर कितना ज्यादा राजनीतिक दबाव पड़ेगा। तो पहली बात, ये बिहार पुलिस के औकात की बात है, इसकी जांच सीबीआई को करनी है। दूसरी बात कि सीबीआई भी कोई स्वतंत्र संस्था नहीं है, उस पर भी बहुत तरह के राजनीतिक प्रेशर होते हैं। इसलिए सीबीआई जांच हो तो वो हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो, हाई कोर्ट उसकी देखरेख करे, है ना। तो मेरी यही मांग है, मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी यही चाहूंगा कि वो एक सीबीआई जांच के आदेश दे जिसकी हाई कोर्ट
देख रेख करे, मॉनिटरिंग करे। दूसरी बात जो बहुत जरूरी है कि कुछ चैनलों ने कुछ वीडियो में वो जो बच्ची है, पीड़िता है, उसका चेहरा दिखा दिया गया है, तो इससे उस पर बहुत बड़ा एक खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े माफिया लोग शामिल हैं तो उस बच्ची की जान पर खतरा है। हो सकता है कल को उसको गायब कर दिया जाए, उसकी हत्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है, या माफिया राज है। तो सबसे पहले तो वो जो बच्ची है उसको पुलिस प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, उसके साथ पुलिस सुरक्षा उसको मिलनी चाहिए। कम से कम वो जो मुख्य गवाह है, अब तो और भी लड़कियां सामने आएंगी, लेकिन वो जो मुख्य गवाह है उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। सर, एक वीडियो वायरल होता है और उसके बाद ये मामला सामने आता है, जिसमें यदि नॉर्मल आप कदावर और काफ़ी चर्चित पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, सर एक बच्ची का वीडियो सामने आता है, उस पर संगीन आरोप उस पर वो लगाती है, और उसके बाद का जो प्रोसेस है, एक यदि कानून की नज़र में देखें तो उस वीडियो और उस बयान के आधार पर कितना आगे पुलिस मूव कर सकती है? देखिए, लड़की का तो बयान था, सबसे पहले तो पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करना चाहिए था, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होना चाहिए था, है ना। लड़की के बयान को क्रॉस चेक किया जाना चाहिए था कि बाकी चीज़ों से मेल खाते हैं कि नहीं। अब तो ये मुझे बताया गया है कि वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो तक खराब है। तो आप समझिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र था। समाज कल्याण विभाग का जो बजट होता है, सालाना बजट आप देखेंगे करोड़ों में होता है, और आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप एक सीसीटीवी कैमरे की मरम्मत करा सकें। तो इसका मतलब तो है कि बहुत शातिर लोग इसमें शामिल थे और पूरी तैयारी करके उन्होंने इस कांड को अंजाम दिया है, जैसा कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में हुआ था। सर, इसमें इस एक सवाल इससे जुड़ा हुआ और ये लेंगे कि ये तो जो चल रही है घटनाएं, और आपने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे प्रकरण को पुलिस के भी नज़र से आपने बताया। सर, इसमें यदि आगे, क्योंकि एक घटना जो है वो ख़त्म नहीं होता है, एक विवाद ख़त्म नहीं होता है रिमांड होम से जुड़ा हुआ, ये दूसरा सामने आ जाता है। सर, इसका यदि रास्ता देखा जाए कि इसमें क्या ऐसा हो जो कि आगे ऐसी घटनाएं या ऐसे विवाद सामने ना आए, उसका कोई उपाय या रास्ता क्या निकाला जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा। अभी तो व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई है ना। यहाँ ये स्थिति है कि समाज कल्याण विभाग कह रहा है कि कुछ ये मामला हुआ ही नहीं। मुझे जहाँ तक पता है उस लड़की का बयान तक नहीं दर्ज किया गया, जो पीड़िता है उसका बिना बयान दर्ज किए हुए आपने कह दिया कि कुछ नहीं हुआ। पुलिस की हालत ऐसी हो गई है कि आप एक एफआईआर नहीं कर रहे हैं। ये पटना राजधानी है, यहाँ डीजीपी से लेकर आईजी मुख्यालय, एडीजी मुख्यालय, जोनल आईजी, कौन कौन कितने ढेर के ढेर आईजी और डीआईजी बैठे हुए हैं, और आप एक एफआईआर नहीं करा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले एक सीनियर आईएएस हैं बिहार के, श्री सुधीर कुमार, 87 बैच के, वो अनुसूचित जाति जनजाति थाना गए अपनी बात कहने, थाना प्रभारी भाग गया कि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती है। ये तो हालत है। एक टॉप आईएएस ऑफिसर का एफआईआर दर्ज नहीं होता है, थाना प्रभारी भाग जाता है कि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती है, और अगर उसको अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है तो फिर सिटी एसपी क्या कर रहे हैं, सीनियर एसपी क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। तो सबसे पहले है कि सिस्टम ध्वस्त हो गया है। मैं आपको मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की चर्चा करूं, आखिर तक नीतीश कुमार ने श्रीमती मंजू वर्मा को बचाने की कोशिश की थी जातीय आधार पर, क्योंकि श्रीमती मंजू वर्मा कोयरी हैं और नीतीश कुमार का जो चुनावी समीकरण है वो लवकुश समीकरण है, कुर्मी और कोयरी का समीकरण है। तो कितने शर्म की बात है कि जो मुख्यमंत्री सुशासन का ढोल बजाता है वो जाति के नाम पर समाज कल्याण मंत्री को बचा रहा था। जब सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर के फोन के कॉल डिटेल्स निकाले तब पता चला कि 17 बार बातचीत हुई थी ब्रजेश ठाकुर और मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा की। तब जाकर मंजू वर्मा का इस्तीफा लिया गया। तो जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो सुशासन की माला जपते हैं वो कुर्मी और कोयरी देखकर काम करने लगेंगे तो बिहार को कौन बचाएगा? सर, आज एक सवाल जो है, क्योंकि आप लगातार किसी ना किसी मुद्दे पर अपनी जो है मुहिम आप छिड़े रहते हैं, और एक आईपीएस अधिकारी के नज़र से यदि देखें, पटना में वो बच्ची आती है, एक बयान आता है, वो उसके बाद कोई एफआईआर वगैरह का जो है वो कहीं कुछ सुना नहीं जाता है। आपने बताया पटना डीएम ने जो है वो मिलना उचित नहीं समझा। एक अधिकारी के नज़रिए से यदि देखें तो ऐसा क्या चैलेंज उनके सामने आया होगा जो ये परिस्थिति आ गई, और यदि उन्होंने ये कर लिया होता तो मतलब ये बीच का जो एक सामंजस्य बैठाना कितना मुश्किल होता है, या फिर
क्या होना क्या चाहिए इसमें? होना तो ये चाहिए कि जो सरकारी अधिकारी हैं उनको कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इतना लालच आ गया है, इतना लोगों में भय समा गया है ब्यूरोक्रेसी में कि लोग संविधान के प्रति निष्ठा की जगह मुख्यमंत्री के प्रति निष्ठा रखने लगते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। मेरे जैसे इक्के दुक्के अधिकारी होते हैं जो आवाज़ उठाते हैं, तो मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया गया और कोई इल्ज़ाम मुझ पर नहीं था, तो ये कह के रिटायर कराया गया कि आपको लोक हित में हटाया जाता, पब्लिक इंटरेस्ट में। तो इस तरह का एक पूरा एक माफिया वाला सिस्टम बन गया है और इसी सिस्टम की वजह से इस तरह की घटनाएं होती है। अभी मैं बताता हूँ, एक जदयू के माननीय विधायक गोपाल मंडल, उनका वीडियो कुछ महीने पहले बहुत वायरल हुआ। चड्डी बनियान पहन के ट्रेन में कैट वॉक कर रहे हैं। आपने उस मामले में आपने ये कहा था कि इनका नाम जो है वो गुंडा सूची में दर्ज होने। बिल्कुल, अभी मैं दोहराता हूँ कि ऐसा विधायक यदि है जो गुंडागर्दी कर रहा है तो इसका नाम गुंडा रजिस्टर में होना चाहिए कायदे से। आप एक गरीब आदमी जिसका कोई आगे पीछे नहीं है, उसको 1 मिनट में बंद कर देते हैं, 1 मिनट में चालान काट देते हैं, 2 मिनट में जेल भेज देते हैं। और माननीय विधायक चड्ढी बनियान पहन के गुंडागर्दी कर रहा है ट्रेन में। और प्रहलाद पासवान नाम के एक यात्री ने लिखकर शिकायत की दिल्ली रेल पुलिस को जब वो ट्रेन दिल्ली पहुंची तो। लेकिन चूंकि वो सत्ताधारी पार्टी के माननीय विधायक हैं, तो ये जितने भी जांबाज मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी बैठे हुए हैं, सब खटिया के नीचे घुस गए। आज इस वाक्य को आपने उठाया सर, इसको याद दिलाया आपने। मैं बताऊं कि आज हाल फिलहाल में कल की ये बात है, जदयू विधायक गोपाल मंडल ने, जो गोपालपुर से विधायक हैं भागलपुर से, तो उन्होंने फिर एक बयान दिया है और कहा है कि जहरीली शराब जो है वो पी करके लोग जो मर रहे हैं तो हल्का हो रहा है, कमी घट रहा है और जनसंख्या जो है वो घटेगी, इससे सीट खाली हो रही है। बताइए, अभी एक माननीय विधायक का बयान है, मैंने भी देखा था, कहते हैं कि जहरीली शराब से नहीं लोग मर रहे हैं तो धरती का बोझ कम हो रहा है। बताइए, ये माननीय विधायक का बयान है। पूर्ण शराबबंदी के बीच एक एक्शन क्या ले सकते, इस पे होना क्या चाहिए? अब शराबबंदी पूर्ण हुई क्या? वो तो कागज पर शराबबंदी है। आपके पास यदि पैसे हैं, आपको कांटेक्ट है, तो जैसे पिज्जा आपके घर पर पहुंचाया जाता है, दारू आपके घर पर पहुंच जाएगी। शराबबंदी के जो 4-5 साल हुए हैं, मैंने तो यही देखा है कि पूरे एक शराब माफिया का उदय हो गया है बिहार में। घर घर शराब की बोतलें पहुंच रही है। पुलिस की भूमिका पर सर लगातार सवाल उठते हैं और यदि ग्राउंड पर जाकर देखें तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो बहुत कमजोर पड़ती है इन चीजों पर। दोनों बात है, एक तो कमजोरी की बात है, एक बात भ्रष्टाचार की है। मैं ऐसे भी पुलिस कर्मियों को जानता हूं, ऐसे भी अधिकारियों को जानता हूं जो शराबबंदी के दौरान मालामाल हो गए हैं, यही शराब का धंधा करके। शराबबंदी में बहुत सारे भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को मैंने मालामाल होते हुए देखा है। तो एक कमजोरी का प्रश्न है, दूसरा करप्शन का प्रश्न है, दोनों जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो सर लगातार कुछ एक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं जिसमें काफी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके ऊपर जो है दबिशदेही छापेमारी की खबर सामने आती है और लगातार जो है कुछ ऐसे अधिकारियों को, आईपीएस अधिकारियों को भी जो है वो संट किया गया है। नहीं, मुझे तो लगता है आईपीएस अधिकारियों को, जो उनकी बात आप कर रहे हैं, जिधर आपका इशारा है, इसलिए संट कर रहा है क्योंकि वो लोग सिर्फ खा रहे हैं, खिला नहीं रहे हैं, है ना। यदि खाते भी और खिलाते भी तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता। यदि भ्रष्टाचार की बात हो तो बिहार में इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला 2500 करोड़ रुपए का घोटाला, सृजन घोटाला हुआ है और कायदे से इसमें नीतीश कुमार को जेल के अंदर होना चाहिए था। लेकिन सीबीआई पर इतना राजनीतिक दबाव है कि जेल की बात क्या अब तक पूछताछ तक नहीं हुई है नीतीश कुमार से, तो ये भ्रष्टाचार की बात क्या होगी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे अमिताभ कुमार दास जी से। उन्होंने अभी लगातार जो रिमांड होम का मामला चल रहा है उस पर उन्होंने एक पत्र भी लिखा है राज्यपाल को और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, या उनके उसके साथ साथ कई मांगे भी हैं। तो अब देखना यह है कि इस मामले में किस तरह से आगे पहल होती है, कितना सख्त और गंभीरता से इस मामले पर एक्शन लिया जाता है। ये मामला बेहद ही गंभीर है और कहीं ना कहीं इसमें कई लापरवाहियां भी सामने आई हैं। जिस तरह डीएम लड़की से मिलने को तैयार नहीं है, पुलिस इसमें कुछ आगे एक्शन इनिशिएट भी नहीं कर रही है, ये सारे मामले जो हैं वो विवाद में रहे हैं। देखते हैं इस पर आगे किस तरह से कार्रवाई की जाती है। वहाँ पे मरने के लिए जाए, वहाँ पे मतलब अभी अगर हम वंदना गुप्ता के खिलाफ हम बोल रहे हैं ना, तो हम जाएंगे तो हमें जान से मार देगी। हसीना को फांसी लगा दिया गया था, वो बेचारी मतलब अभी तक तो उसका पागल खाने में कंकाल उंकाल होगा कि नहीं होगा, वहाँ पे
वो किया गया था, उसको मारा गया था। वो मतलब अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी कि हम भी बाहर, कब तक 10 साल लड़कियां रहती हैं, पाके जाती हैं कि हम भी अपनी ज़िंदगी जिएं, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे बोलते हैं कि आती हो कानून की तरफ से, लेकिन जाओगी वंदना गुप्ता की तरफ से। मरियम और एक और लड़की थी, मतलब उसका मतलब बहुत छोटा बच्चा था कि उसको हॉस्पिटल में नहीं लेके गई क्योंकि कह रही है कि मतलब पैसा देगी, वो 4,000 मांग रही थी कि पैसा नहीं देगी जब तक हम नहीं भेजेंगे तुम्हें। तो वो वहीं पे हॉस्पिटल में नहीं भेजी। 10 दिन से वो खाना नहीं खा रखी थी। वो बच्ची दीदी मर गई वहाँ से। काम के बहाने दूसरी जगह पे भेजते हैं, लाइफ बन जाए, लेकिन वहाँ पे कोई लाइफ नहीं बनती है किसी लड़की का। वहाँ पे बस लड़की रोती रहती है कि हम कब जाए, लेकिन वंदना गुप्ता है अपने मतलब जबरदस्ती अपने बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, लेकिन पहचानते नहीं हैं हम, क्योंकि वहाँ पे है जो सुंदर लड़की रहेगी तो मैडम की प्यारी है, जो मैडम के खिलाफ रहेगी ना तो मैडम उसको आखिर नहीं देखना चाहती है। मैं अपना जीवन जीना चाहती थी क्योंकि मैं गलत नहीं थी, सबका साथ देना चाहती थी, लेकिन मेरे साथ में कोई नहीं था मेरा सपोर्ट करने के लिए, इसीलिए मैं मुंह नहीं खोल पाई। आगे भूली भटकी में लड़कियां हैं, मतलब 200 लड़कियां हैं भूली भटकी में, लव मैरिज में हैं 300 लड़कियां हैं, और पागल खाने में है जो पागल बेचारी हो जाती हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।